As usual, good afternoon children. Welcome to our intermediate second year Hindi class. बच्चों, आज तो बंद था, तुम आज आ सकते थे ना एक बार को, या सुन रहे क्या आज सुने तो अच्छा ही है. आई एम टेकिंग द लेसन गांव का ईश्वर पेज नंबर 95. तो ये एक एकांकी है और क्या कहा जाता है कि हमें नॉन का सेकेंड लेसन है, इसके बाद आर्किक लेसन है. इस पाठ में हमारे क्या कहते हैं समाज में एक लड़की की इच्छाओं को कोई भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है. एक बात कि उसकी इच्छा क्या है क्या नहीं है, लड़की को एक प्रकार का बोझ माना जाता है. और जब जैसे लड़की बड़ी हो जाती है, लोगों की आँखों में, माँ बाप के मन में एक चिंता लगाई रहती है कि इस लड़की का ब्याह कैसा करे, क्या करे. और मैं सोचती हूँ कि जहाँ तक जब लड़की बड़ी होने लगती है तो माँ बाप चाहे जैसा भी हो इसको निकालने की कोशिश करते. ऐसा मेरे लगता है ये पाठ से पढ़ने के बाद. पर आजकल की लड़कियाँ जो है बड़ी समझदार है, इंटेलिजेंट है और अपना जीवन साथी ढूंढने में वो अक्सर सफल होती है, कभी कभी सफल भी नहीं होती है. तो मगर हमको देख समझ के कोई भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है, तो हमें देख संभल कर अपना कदम उठाना चाहिए. तो ये कहानी जो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. एक बड़े नाटककार, एकांकी, नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और कहानीकार है. इस पाठ में उन्होंने क्या कहते हैं कि एक ऐसे लड़की का चित्रण लिया है जो गांव में रहने वाली है और उसका विवाह एक क्या कहते हैं कि उसके उम्र के ट्रिपल उम्र के, समझो अगर वो 14 साल की है तो 50 साल के 42 साल के लड़के आदमी से, अधेड़ से उसका विवाह किया जा रहा है. और लड़की को बात पसंद नहीं है, तब भी वो अपनी बात माँ बाप के बात को बता नहीं सकती है. और हमारे जो समाज के, जो पुराने समाज की जो लड़कियाँ थी, वो पति को परमेश्वर मानकर माँ बाप की इच्छा, माँ बाप के विरुद्ध ना जाकर उसे शादी कर लेके उस बेमोल से क्यों न हो उसे विवाह करके वो क्या कहते हैं कि अपना जीवन साथी सोचकर मेरे नसीब में यही है, ऐसा नसीब को मानकर उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हो जाती है. तो इसी प्रकार से ये जो कहानी, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है उसका नाम है केशर. उसका भाई बड़ा समझदार है. माँ बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं शादी करने के लिए. उसकी कुछ बहनों की शादी हो चुकी है और अब यहाँ पर जब ये शादी ठहरा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, घर में मेहमान आ गए हैं और हाथ में पैसा नहीं है, पर बाप जो है बड़ा दिखावा करके बड़ी डिंग मारता है, बड़ी क्या कहते हैं कि नहीं आए तो क्या हुआ, ऐसा है तो क्या हुआ, वैसा है तो क्या हुआ. और जो लड़का है, उसका जो भाई है, यानी कि जो लड़का, उसको ये जो शादी हो रही है ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. इसके कारण वो कहते आने में थोड़ी आनाकानी कर रहा है, पर अपने बेटे का फ़र्ज़, अपनी भाई का फ़र्ज़ बहन के प्रति ये निभाने के लिए वो किसी प्रकार आता है, बहन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस शादी से तू ना कर दे, आगे क्या होता है ये हमको देखना है. प्रस्तुत कहानी, मैं इसका परिचय नहीं दे रहा बच्चा ज़्यादा. एकांकी अशिक्षा के चलते ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले दुष्परिणामों को दर्शाने वाला एक सफल प्रयास है. एकांकी के मुख्य पात्रों में एक शिवपाल अपनी बेटी केशर का बेमेल विवाह एक विधुर बूढ़े से करने का प्रयास करता है. वह विवाह केशर को पसंद नहीं है और पिता को अपनी अनिच्छा बताने में डरती है. शिवपाल का बड़ा बेटा रतन है और बड़ा सिंसियर, माँ बाप के यानी कि समझदार लड़का है शिवपाल. और उसका एक छोटा भाई भी है और उसका नाम कुछ है, पर वो
क्या कहते हैं कि बड़ा अनपढ़ है। शिवपाल कम से कम रतन कम से कम पढ़ा लिखा है, उसको दुनियादारी की समझ है, पर छोटा लड़का है, नीरा गंवार है और दुनियादारी कुछ समझ नहीं है, सिर्फ बाप के हाँ में हाँ मिलाता है। वह शिक्षित है, वह शहर के बाहर नौकरी करता है, उसी के कमाई से घर चलता है। वह भी इस विवाह का विरोध करता है। अपनी बहन केशर को अपने संग बाहर शहर आने के लिए कहता है। गांव की अशिक्षा, लड़कियों को समान अधिकार न देना तथा अपनी पसंद को दूसरों की पसंद बनाकर थोपना इस कहानी का एक मुख्य बिंदु है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। गांव के एक मध्य वर्ग का परिवार पिछले महीने से सतत तैयारी करता हुआ आज यह परिवार अपनी लड़की की शादी करने जा रहा है। दिन के तीसरे पहर का समय है। आज ही शादी है, इसलिए घर परिवार हित संबंधी सभी अपने दायित्व में व्यस्त है। आंगन में मंडवा शोभा दे रहा है। उसके पास ही केशर की सखियाँ गोले में बैठी हुई ढोलक पर ब्याह के मंगल गीत गा रही है। बड़ा अच्छा वातावरण है। आजकल इतना नहीं होता है। घर के सदस्य क्या करते हैं, पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थी 5-5 दिन चलती थी। पहले दिन मंडवे की रस्म होती थी। मंडवा शादी का एक शुभ सूचक माना जाता है। गांव को न्योता दिया जाता था, इन्वाइट किया जाता था। और दूसरे दिन लड़की को हल्दी लगाई जाती थी, या फिर हमारे में माता को, देवी को बड़ा महत्व देते हैं। और कुछ भी जब शुभ कार्य होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि मंदिर में, माता के मंदिर को जाकर चढ़ावा चढ़ाकर पूजा पाठ करके आते हैं। और फिर रात भर रत जगा होता है, गीत गाए जाते हैं। 5 दिन ढोलक पर सहेलियाँ, रिश्तेदार बैठकर गीत गाते हैं। अच्छा गाना बजाना होता है। माहौल यानी कि बड़ा सुंदर लग जाता है। तो यहाँ पर केशर की, पर आजकल ऐसा नहीं है। आज शादी या तो सवेरे हल्दी लगाई जाती है, दोपहर में शादी हो जाती है, या शाम में हल्दी लगाई जाती है, सुबह में शादी हो जाती है, खाना होता है, घर बरखास्त जहाँ के वहाँ सब लोग अपने घर को बैक टू पेविलियन चले जाते हैं। तो यहाँ जो पुराना गांव है और ग्रामीण लोग इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो केशर की शादी है, घर में मंडवा बैठा है, लगा है, बारात गांव के उसकी जो सखी सहेलियाँ, रिश्तेदार सब आ गए हैं। और सहेलियाँ जो है ढोल के गीत गा रही है, मंगल गीत, अच्छे गाने लड़की के लिए, जिसको हमारी हिंदी भाषा में कहा जाता है बन्नी। लड़की की जब शादी है तो उसको कहते हैं बन्नी, और लड़का होता है उसको कहते हैं बन्ना। और उनकी क्या कहते हैं भलाई के लिए, उनको आशीर्वाद के तरीके से ये गीत गाए जाते हैं। आंगन के आगे ही बरामदे का कमरा, इसी कमरे में नाटक का पर्दा उठता है। तो एक बरामदा यानी कि एक वरांडा है, एक जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि बैल्कनी टाइप में है। वहाँ पर लोग क्या करें, वहाँ से, अब ये नाटक है ना, इसलिए क्या है कि एक कमरा बनाया गया है, उसको एक रूप दिया गया है और दरवाज़ा खुलता है। तो वहाँ पर दृश्य हमको बता रहे हैं कि इसमें एक चारपाई खड़ी है, एक बिछी है, 2 मोड़ भी रखे हैं। कमरे में दिन का प्रकाश सामने से ही नहीं आ रहा है, बल्कि आंगन के छन कर आ रहा है। इस तरह स्टेज के सामने से अपेक्षाकृत अंधेरा है। पीछे आंगन में मंडवे के आसपास दिन का प्रकाश है। पर्दा उठने पर स्टेज वैसे तो सूना है, लेकिन आंगन से बाहर आने जाने का कार्य लगा हुआ है। यानी कि एक माहौल बना है, एक सीन क्रिएट किया है कि स्टेज है, कुर्सी, मोड़ वगैरह, लोगों को बैठने का इंतज़ाम है। और वहाँ पर अभी नाटक होने वाला है, इसलिए सिर्फ तैयारी की है। पीछे मंडवा बैक में बताया है, बैकग्राउंड में। और ऐसे बता रहे हैं कि लोग बड़े व्यस्त हैं और लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शादी का माहौल है। और वैसे भी लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं और खुशी में लोग पागल हो जाते हैं। आंगन में ढोलक मंगल गीत उभर रहा है। गाती हुई स्त्रियाँ और मंडवे की छनी सब मुख्य स्टेज के पीछे दिखाई दे रही है। तो औरतें क्या करें, गीत गा रही है और सब लोग वहाँ पर दिख रही है। अब पर्दा थोड़ी देर में उठने वाला है। और पर्दा उठते ही वहाँ पर उन्होंने देखा कि शिवपाल दाएं में हुक्का लिए हुए आंगन के मंच पर आता है। आते ही व्यक्तित्व, झुंझलाहट और आदेश, तीनों अभिव्यक्ति स्पष्ट है। तो ये शिवपाल कौन है? केसर का पिता है, रतन का पिता है। रतन और केसर दोनों भाई बहन हैं। तो ये जो शिवपाल को बताया गया है कि वो आता है
वो इरिटेट हो रहा है, झुंझला कर रहा है, और मगर ईगो है। मैंने बताया कि इसके पास कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, पर आने के लिए वो क्या करता है कि ऐसे बता रहे कि वो लड़के का वो मन ही मन इंतज़ार कर रहा है, पर ये बताना चाह रहा है कि ये अगर लड़का नहीं आया तो क्या हुआ, क्या मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती है, हम जैसे चाहे उसे कर सकेंगे। ये ईगो उसके मन में है, पर हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं आया तो न सही, इसकी क्या चिंता। कल के छोकरे हैं। बरियार सिंह हुक्के पर मुँह लगाता है, तब आकर आंगन से बढ़कर माँ कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है, जैसे वह शिवपाल के व्यवहार का विरोध करने आई है। तो यहाँ पर क्या है कि कमरे औरतें अक्सर ये लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने में पर्दा करते थे। तो शिवपाल बैठकर वहाँ पर अपने आप बक कर रहा है कि नहीं आया तो क्या हुआ, आजकल का लड़का है, मतलब इन लोगों को अपने जो कार्य है उसकी कोई चिंता नहीं है, अपनी जिम्मेदारी की कोई चिंता नहीं है। ऐसे वो उसको अपने मन में बड़बड़ करते चला जा रहा है। उतने में शिवपाल की पत्नी केशर की माँ आती है और कुछ बोलने वाली है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हैं, आएगा वगैरह वगैरह। तो वो अपने दरवाजे के पास सट कर, क्योंकि ये लोग झट से आकर आजकल के जैसा बैठकर फेस टू फेस बात नहीं करते, दरवाजे के आड़ से बात करते रहते हैं। शिवपाल घुसकर जतन की माँ, मैं साफ साफ बातें करता हूँ, तुम रतन की माँ हो, तुम्हें उस पर बहुत गुमान, लेकिन तुम उसे जानती नहीं है कि वो कितना बड़ा रंगा सियार है। रुक जाता है। जो लड़का बाप की राय में न रहा, जिस जंगे से पैदा हुआ, उसी की वह खिलाफत करने लगा है, उसका क्या भरोसा। यानी कि उसको मालूम है कि ये उसको बोलने के लिए आई है। और माँ अक्सर बच्चों का अगर चाहे कैसा भी बच्चा बेटा रहो उसका, क्या चाहे कहीं भी उसका बच्चा कैसे भी हो, माँ क्या करती है उसकी साइड लेती है। और यहाँ पर माँ ये शायद कहने के लिए आई होंगी कि नहीं रतन ज़रूर आएगा, उसे घर जिम्मेदार नहीं है वगैरह। पर ये बात जानकर शिवपाल क्या करता है, इसको कहते हैं कि तुमको अपने बेटे पर बड़ा गर्व है, पर तुम नहीं जानती कि वो बहुत बड़ा, जिसको हमारी हिंदी भाषा में कि लंपट है, वो गैर जिम्मेदार लड़का है, उसको कोई जिम्मेदार नहीं है। वो मुंह से एक कहता है और पीछे एक करता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन अगर कहेंगे तो वो तुम उसको जानती हो कि बहुत अच्छा है, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो गैर जिम्मेदार लड़का है। और मैं उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करता। जो माँ बाप के पास, जिस माँ बाप से वो पैदा हुआ है, वो वहाँ पर उनकी हालत को जान नहीं सकता है। वो बड़ा ही, यानी कि अगर कहेंगे तो बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़का है, जिसके माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। दरवाजे से लगी हुई, लेकिन मुझे तो फिर भी विश्वास है कि मेरा रत्न बेटा मुझे धोखा नहीं देगा। पर माँ को बड़ा विश्वास है कि माँ लाड़ से बड़े कहती है कि मेरा रत्न बेटा ज़रूर आएगा। शिवपाल बीची में चत्तेरी की बैंक से हल कर, मेरा रत्न बेटा, यानी कि रत्न बेटा कहती है ना, रतन गीतन कहने के बोलते माँ बड़े प्यार से रत्न कहती है, तो बोलते हाँ तेरा बड़ा आया रत्न बेटा। जगन की माँ, मैं तो समझता हूँ कि इतनी रट अगर तूने ईश्वर की लगाई होती तो अब तक अपना सब काम पूरा हो गया होता, रुपए भी इकट्ठा हो गए होते। केशव बेटी की विदाई का सामान तैयार हो गया होता, और क्या क्या गिना सब कुछ हो गया होता। माँ दुष्टता में चूर है। यानी कि वो कह रहा है कि तो मेरा रत्न बेटा आएगा, मेरा रत्न ऐसे करेगा, मेरा रत्न बड़ा अच्छा बेटा है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है, वो ज़रूर आएगा, उसको अपने बहन की फिक्र वगैरह जो कुछ भी तुम रत्न जो कह रही है, उसकी वजह से तुम अगर भगवान राम का नाम लेती तो तुम्हारा स्वर्ग सिधर जाता। और हमारे घर में भगवान राम आकर ज़रूर हमारी मदद करते, भगवान हमारी मदद करने के लिए आते और केशव की शादी का सारा सामान तैयार करके चले जाते। शिवपाल, अब तुम चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, हुक्का रखता है। अब कुछ ही घंटों बाद बारात घर में आ के बैठ जाएगी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा रतन आकर ही क्या करेगा। ऐसे संतान है से तो बेसंतान ही भला, और मैं और क्या करूं। तो कहते हैं कि अब देखो तो बारात थोड़ी देर में आने वाली है। बारात यानी कि लड़के जो लोगों को लेकर आते हैं उसको कहते हैं बारात, और जो बारात के साथ जो लड़कों के साथ जो लोग आते हैं उनको कहा जाता है बाराती। तो ये लोग जब आने वाले हैं और थोड़ी देर में लोग आकर टिक जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे नहीं मालूम। अब तुमको जो भी करना है तुम्हें करो। फिर भी मैं क्या करूँ सोचता हुआ चेयर पर बैठ जाता है। क्षण भर बाद फिर उठता है, अपने रुपए में से कुछ रुपए मुझे दे दो। कितनी क्या कहते घटिया सोच है कि कहते हैं कि अच्छा जो कुछ भी तुम्हारे पास में दे दो। अगर आदमी घर का जिसका पति
कुछ पैसे नहीं देता। औरतें में एक आदत होती है, एक टेंडेंसी होती है कि जो कुछ भी पैसा होता है वो क्या करते हैं, हमेशा वो पैसा छुपा कर रखती है कि वक्त बेवक्त काम आए। तो अब ये बात सभी को मालूम है कि औरतों के पास पैसा ज़रूर होता है। औरतें बड़ी इकोनॉमिक होती है, हर चीज़ में से कम 100 रुपये दिए तो उसमें से 10 रुपये, 100 रुपये दिए उसमें 20 रुपये तो छुपा कर रखने की कोशिश करती है कि वक्त बेवक्त ये पैसा काम आएगा। और रतन की माँ जो है परेशान है, और उसका पिता शिवपाल कहता है कि जो तुमने पैसे छुपा कर रखे थे ना उसको तुम दे दो, वो खर्च करेंगे। अपने कैसे मेरे रुपए कैसे? अरे वही जो कुछ काट नहर वहर के रुपए मैं शादी के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। रतन के माँ विश्वास कर बोलते कि हाँ, जो कुछ तुम काट के, यानी कि मैंने बताया ना कि बच्चे औरत में एक आदत होती है कि जितना भी पैसा देते हैं वो बिना खर्च किए इसको क्या करती है, छुपा कर रखती है। तो कहते हैं उसमें से कुछ रुपए तुम मुझे दे दो और मैं इसको वापस करूँगा। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो वापस कहाँ से करेगा? ये बड़ी बात है ना यहाँ पर। तो माँ, हाय दैया, कैसी बातें तुम कर रहे हो? केशर की क्या मैं माँ नहीं हूँ? क्या मेरी बेटी नहीं ब्याह जा रही है? फिर मैं और किस दिन के लिए रुपए छिपा कर रखूँगी? मैं कहती कि अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं तुमको ज़रूर देती, क्योंकि केशर मेरी भी बेटी है, उसकी शादी हो रही है, उसकी विदाई होने वाली है। मेरी बेटी की शादी के लिए मैं पैसा खर्च नहीं करूँगी तो कब मैं पैसा खर्च करूँगी? और तुम मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मेरे पास पैसा रहता तो मांगे बिना ही मैं तुमको पैसा दे देती थी। सब अपने रुपए मैंने खुद खर्च कर दिए। सिंदूर मंगवाए, डिबिया मंगवाए, उड़द मंगाई, 4 पंसेरी महीन चावल खरीदे। और तो उसने कहा कि मेरे पास जो भी पैसा था मैंने जो कुछ भी सुहाग का शादी का सामान है, चावल, उड़द की दाल, बड़ी बड़िया बनाने के लिए और सुहाग की जो चीज़ें वो सारे मंगाई, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। और मेरे पास जो भी पैसा था मैंने इसको आसानी से, और या आसानी से तो नहीं, जो जमा हुआ पैसा मैंने अपनी बेटी के लिए खर्च कर दिया है। शिवपाल बात काटता हुआ, यानी तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? कुछ क्यों नहीं है? कुल 15 रुपये बाकी है मेरे पास। उसमें द्वार पूजा है, बेटी के पाँव पूजने हैं, गोईबर में दामद को देने हैं, खिचड़ी खिलानी देनी है, मिलना भर देना है। मुझे तो पग पर देनी ही है। रुककर रतन लिखा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, चिंता न करना माँ। तो उसने कहा कि शादी ब्याह में ना बच्चों, जिसको जो पैसा कुछ देना होता है उसको नेक कहा जाता है। और ये जो नेक का पैसा है, उसने कहा कि जैसे कि लड़के की जब शादी होने वाली है तो उसके अंदर उसने कहा कि मुझे हर समय पर पैसा लगता है। जैसे लड़का दरवाजे पर आता है, उसकी वर पूजा होती है, वहाँ पर पैसा देना है। वो अंदर जाता है, वहाँ कुछ पूजा होती है, वहाँ पर उसको पैसा देना है। वो द्वाराचार में अंदर आता है, उसको वहाँ पर पैसा देना है। उसके बाद जब लड़की की शादी होती है उसके लिए पैसा देना है। उसकी मांग भर रही है, वहाँ पर पैसा देना है। जब लोग खाने के लिए बैठते हैं वहाँ पर थाली में पैसा रखना है। तो मुझे हर एक छोटे फंक्शन पर मुझे ये पैसा देना ही है। और मैं इसके लिए मैंने कुल 15 रुपये जमा करके रखी है। और मेरे को पता नहीं मुझे कहाँ कैसा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और ये छोटे पैसों का हिसाब किसी को समझ में नहीं आता है। उसने कहा कि जब मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे ने कहा है कि वो ज़रूर आएगा, और जब वो ज़रूर आएगा तो बच्चे कहती है कि हमारी शादी का सारा सामान, सारा काम निपट जाएगा। उसको अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। बिगड़ कर हटवा रत्न की माँ बार रत्नू जैसे बाहर वह ना आएगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो उसने कहा बार रत्नू की क्या रट लगा कर रखी है? क्या तुम्हारा रत्नू नहीं आएगा तो क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? पर हाथ में कपड़ा नहीं, एक ढेला नहीं है। याचना से इसमें बिगड़ने की क्या बात है? इससे तो कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि तुम गुस्से में क्यों आ रहे, क्यों बिगड़ रहे? क्या उसमें बिगड़ने की क्या बात है? आता बोल तो आएगा, तुम इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रहे? उसको समझाने की वो कोशिश कर रही है। इसमें बिगड़ने की जो बात है उसे मैं नहीं जानता हूँ, रत्नू की माँ नहीं जानती। वो बेईमान इस शादी के ही खिलाफ है। यही है सब बातों की जड़। खैर, ईश्वर मालिक है। पास आकर अब वो बताओ, कोई ऐसा गहना वहना तुम्हारे पास जिसे मैं गिरवी रख सकूँ? अब ये बड़ी मिन्नत ही कर रहा है और आकर कह रहा है कि अगर समय मतलब बड़ा कठिन है और मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा आएगा नहीं, क्योंकि वो शादी के खिलाफ है, क्योंकि ये शादी लड़की के ट्रिपल एज के लड़के से हो रहे। इस लड़की 17 साल की होगी तो वो जो है 60 साल का, 50 साल का, 51 साल का बूढ़ा होगा। तो उसकी शादी करने से, और विधुर है, विधुर यानी कि जिसकी 2 बीवियाँ मर चुकी है, यानी जिसकी बीवी मर जाती है
उसको विधुर कहा जाता है, जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहा जाता है। और कभी कभी लिंग बदलों में ये वर्ड शब्द यूज़ करते हैं, पर मुझे ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। और तो उसने कहा कि ऐसे लड़के से शादी करें जिसका मतलब लड़की से कोई मेल नहीं खा रहा है, जिसके लायक मेरी लड़की के लायक वो आदमी है ही नहीं, जिसको हम लोग लड़का भी नहीं कह सकते, वो आदमी है, और उसके मेरी लड़की के लायक वो है ही नहीं, तो उसके कारण उसका भाई जो है रत्नो उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, इसके कारण शायद वह नहीं आ पा रहा है। पर अब फिर पास में आकर थोड़े से यानी कि रिक्वेस्ट के टाइप में थोड़ी आवाज़ कम करके वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ गहना वहना है तो तुम क्या करो, दे दो, मैं गिरवी रखकर पैसे लेकर आऊँगा। बस 2-4 छोटे मोटे चांदी के गहने हैं और वो जो तुम्हारे पास सोने की नथुनी थी जिसे पहनकर तुम गौने आई थी। यानी कि उसने कितना कीन ऑब्जर्व किया है। उसने कहा कि छोटे मोटे कुछ चांदी की चीज़ें हैं वो मेरे पास है, तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास एक सोने की जो नथ जो नाक में डालने का गहना है वो भी तुम गहने में क्या कहते हैं, गौने में आई थी। गौने यानी कि जो पहली बार लड़की की शादी होकर जब ससुर आती है इसको कहा जाता है गौना, क्योंकि पुराने ज़माने में बड़ी छोटी उम्र में शादी होती थी और कुछ जब वो थोड़ी मेच्योर हो जाती थी तब उसको बड़े फिर से बड़े बाजे गाजे के साथ में सजा धजा कर उसको भेजा जाता था। तो उसने कहा कि जब तुम शादी होकर आई थी ना, वो उस समय की जो तुम्हारे नाक में डालने का जो गहना है जिसको नथुना या नथनी कहते हैं वो तुम लाई थी ना, वो कहाँ है? वो तो सोने की है ना, वो क्यों नहीं देती तुम? उसी में किसी और को नहीं दे सकती, उसी में केशर की बेटी की नाक में पहनाकर विदा, केशर की बेटी नहीं, केशर बेटी की नाक में पहनाकर विदा करो। उसने कहा कि नहीं, मैं वो तो तुमको हरगिज़ नहीं दूंगी, ये क्योंकि ये मेरी चीज़ है और मैं अपनी बेटी को दूंगी और मेरी बेटी को यहाँ से मैं विदा करूँगी। एकाएक बाहर से कोई शिवपाल को बुलाता है और सुनते ही माँ भीतर चली जाती है और शिवपाल बाहर देखने आता है। क्योंकि पर्दा सिस्टम था, औरतें लोगों के सामने नहीं आती थी, कोई बुलाता है शिवपाल को तो शिवपाल अंदर चले जाता है। ये शिवपाल का एक बड़ा भाई है शायद, या रिश्ते में भाई लगता है। शिवपाल, स्वागत करता हूँ, आओ सिद्धू काका आओ। सिद्धू का प्रवेश, सिर पर फेटा, बदन पर मिर्जई और हाथ में डंडा, एक बड़े रौब के साथ ये इंसान अंदर आता है। नम्रता से राम राम काका, राम राम भैया, राम राम। चारपाई पर बैठता है, हुक्का उठाता है। शिवपाल पुकारता हुआ, अरे जतनू, ओ जतनू। जतनू बाहर से आवाज़ देता है, आवत हुई काका, और डरता हुआ प्रवेश करता है। इसके व्यक्तित्व में गांव की ज़बान की पूरी छाप है। पहले की जो बात है वो खड़ी बोली शुद्ध हिंदी में बात की गई है, और जतनू जो है गांव का है। हमारी हिंदी भाषा कई उपभाषाओं में विभाजित है, जैसे कि बम्बई की भाषा में आयला गैला, महाराष्ट्र की भाषा में मराठी वर्ड होते हैं, मैथिली भाषा थोड़ी ग्रामीण गांव की भाषा होती है, बिहार की भाषा अलग होती है, कहिए जइए वगैरह, और हमारे दक्कन की हिंदी में थोड़ा सा अलग तेलुगु के वर्ड्स कुछ कुछ मिले हुए रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी उनका थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसे आता है। तो ये जतनू जो है निरा गांव का है, उसको शहर के बारे में, भाषा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, और वो अपनी भाषा में आवत हूँ, जावत हूँ, कहत हूँ, इस प्रकार की ग्रामीण भाषा में वह दौड़ता हुआ आता है। और रतन का छोटा भाई है, रतन का दूसरा भाई है, केशर का दूसरा भाई है, रतन का छोटा भाई है। संकेत कर, जाओ चिलम भर लाओ। जतन चिलम लेकर भीतर जाता है और शिवपाल मोढ़े में को खींचकर सिद्धू के सामने आता है। अब वो ये जो शायद गांव के बुज़ुर्ग हैं, इसको लोग बड़े बुज़ुर्ग को उस ज़माने में काका मामा कहकर पुकारते थे, तो इस बुज़ुर्ग के सामने नज़दीक जाता है और जैसे जतन आता है उसको एक चिलम देकर कहता है कि इसको मतलब सुलगा कर लेकर आओ। और उस ज़माने में चिलम पीना एक बहुत बड़ा शान मानी जाती थी। हम लोग घर में जब हमारे घर कोई आते तो आजकल हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह जो कुछ भी कूल ड्रिंक वगैरह देते हैं, और हाई फाई लोग तो क्या देते हैं सभी को मालूम है। तो उस ज़माने में तो लोग चिलम देते थे, या कभी कभी 5 सुपारी, या कहा जाता है कि लौंग इलायची वगैरह देते थे छोटी छोटी चीज़ों में, या 1 कप चाय। पर ये तो शिवपाल को वो हुक्का देते हैं क्योंकि वो बड़े रुबाबदार आदमी आया हुआ है। और जैसे जतन वो चिलम सुलगाने के लिए अंदर जाता है, वह नज़दीक आकर
अपनी दिल की बात उस काका से, काका यानी कि शायद रिश्तेदार भी हो सकता है, उनसे बुजुर्ग हो सकता है, गांव का बड़ा भी हो सकता है। ये लोग आपको क्या कहते हैं, उनको बड़ी इज्जत से काका, मामा और तो होते दादी, माई वगैरह नाम से संबोधित करते हैं। बड़ी मुश्किल है काका, सच में तो कहता हूँ, अगर ईश्वर लड़की दे तो साथ खूब रुपया भी दे, नहीं तो बेकार। बस समझो काका कि हाथ मल मल के रह जाना पड़ता है। उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अगर लड़की दे तो अपना नसीब लेकर पैदा होना, पैसे के साथ पैदा होना, नहीं तो सब बेकार है। क्योंकि जब लड़की आती है अपने साथ एक बोझ लेकर आती है। पर हम लोग कहते हैं कि जब लड़की आती है तो लक्ष्मी आती है, इस घर में की लक्ष्मी आती है और उस घर में जाकर लक्ष्मी उस घर को संभालती है। लड़कियां जो होती है माँ बाप को देखती है, ससुराल बाप देखती है, रिश्तेदारों को देखती है, एक उसकी जो जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को देखती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। अगर पति कितना भी बेकार निकल गया, या आजकल तो नहीं होता है क्योंकि आजकल समझदार हो गई है, पर पुराने ज़माने की थी तो अगर पति बेकार निकल गया भी तो उसकी वो देखभाल करती थी, उसको भी वो पालती थी और अपने घर को किसी प्रकार से मुश्किल से भी वह चलाती थी। तो लेकिन शिवपाल, लड़कियां तो अब अपनी किस्मत लेकर आती है। सुना है, पुराण में लिखा है कि ईश्वर गर्भ के अंदर पहले 2 हाथ बनाता है, फिर पेड़ बनाता है रुकर, और फिर लड़कियों की देवी के अवतार है। कहते हैं कि जही वर कन्या पवन पूजा अधम अकारण जन्म दूजा। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो तुम कह रहे कि लड़कियों को अपना नसीब लेकर आना पड़ता है। लड़कियां नसीब लेकर ही आती है। जब वो गर्भ में होती है माँ के, तो भगवान क्या करते हैं, उसके पहले हाथ पैर बनाता है, फिर पेट बनाता है, पेट पालना पड़ता है और उसको उसका नसीब लिख देता है। और कहते हैं कि कन्या की जो शादी होती है, कन्यादान जो होता है, कन्या की जब कन्यादान करते समय जो माँ बाप लड़की के जो पैर पूछते हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि अपनी बेटी को, अपने घर की में जिस बेटी को बड़ा किया है, उस बेटी को दूसरों के हवाले कर देना, ये बहुत बड़ा त्याग है बच्चों। ये जो पिता है, जो भाई है, जो समझ सकता है, वही लोग क्या इस फीलिंग को समझ सकते हैं। बाकी लोगों की बात समझ नहीं आती। जिसके घर में बेटी नहीं है, वो घर बिल्कुल सूना सूना माना जाता है। शिवपाल, वाह वाह, सत्य है चौधरी काका, रुक कर। लेकिन आजकल तो बस ज़माना उलट गया है और कुछ नहीं। सिद्धू, ज़माने की बात मत दिलाओ शिवपाल, किन किन बातों को लेकर रोए। हाँ, भेल याद आता है। अभी परसों की तो बात है, एक काम से मैं स्टेशन गया था। वहाँ एक आदमी ने एक मसला कहा। क्या गजब की बात कही। कहा कि पहले घी से सब्जी बनती थी, अब सब्जी से घी बनता है। पहले औरत जनती थी, अब सारा आलम जनता है। तो उसने कहा कि तुमने बहुत पते की बात कही है, पर जैसे कि मतलब आजकल ज़माना कितना बदल गया है। उसने कहा कि मैं एक स्टेशन पर गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में गांव में रहते थे और स्टेशन जाते थे, वहाँ पर उनको सब्जी वब्जी मिलती थी, पोस्ट वगैरह वहीं पर रहता था। कुछ काम काज है तो वहाँ पर ऑफिस वगैरह वहीं रहते थे, गांव से थोड़ी दूर पर रहता था। उसने कहा कि मैं वहाँ पर गया था और मैंने वहाँ पर देखा कि एक आदमी ने कहा कि पहले जो दाल सब्जी थी पहले घी से बनती थी, आजकल तो हम लोग तेल से बनाते हैं। और अब क्या है, सब्जी से घी बनता है। और उसने और की बात कही कि पहले औरत जनती थी, यानी कि औरतें बच्चों को पैदा करती है, पर आजकल क्या है, आजकल उसने कहा कि सारा आलम, सारी दुनिया में जनता ही है, यानी कि डेमोक्रेसी और लोगों का ही राज चल रहा है। डेमोक्रेसी क्या है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों के लिए ही जो जनता जिसको अपना लीडर चुनती है, उस लीडर को लोगों की भलाई के लिए, उसके लिए है, उनके लिए ही उसको काम करना है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल पहले आ जाता है कि वो लोगों को चुना जाता है कि वो उनकी करेंगे। फॉर द पीपल, उनके लिए काम करेंगे। और बाय फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और अगर निकाल दे तो वही लोग क्या कर सकते हैं, निकाल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जनता है, जो लीडर है, उनको क्या है, जनता के भलाई के लिए ही काम करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी तो दुनिया धस रही है काका। जो अपने तन से पैदा हुआ वो दुश्मन बन रहा है, समझ रहे ना। तो उसने कहा कि जो तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने जब उसके ऊपर पूरी आशा रखी थी, वो लड़का अपनी बहन की शादी के लिए आने में कितना कतरा रहा है, वो आ रहा नहीं है, वो कितना गैर जिम्मेदार लड़का बन गया है। और जो तुमने जो बात कही थी कि आजकल ज़माना बदल गया है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल मेरा बेटा ही है। सिद्धू जिज्ञासापूर्ण चिंता से, क्या अब तक रत्नू नौकरी से नहीं लौटा? शहर से नहीं आया अब तक? सहसा भीतर से जत्नू चिल्म चढ़ाकर लौटता है और हुक्के चिलम रखकर उसे सिद्धू को सादर देता है और वहीं खड़ा रहता है। शिवपाल, वहाँ आने की उसकी ज़रूरत ही क्या? मैं तो अब उसका मुँह नहीं देखना चाहता। हाथ में एक डेढ़ दमड़ी नहीं है, एक नया पैसा नहीं है, पर बाप जो है बड़े डिंग के बड़े की बातें करता है कि नहीं आया तो क्या हुआ, उसके आने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है। पर अंदर ही अंदर वो घबरा रहे, क्योंकि उसके पास में अपनी बेटी की शादी करने के लिए हाथ में पैसा है ना कुछ है, कि वो किसके आशा पर वो जी रहा है, अपनी बेटी की आशा पर है। पर ऊपर से कहता है कि नहीं आया तो नहीं आया, मैं अपनी बेटी की शादी खुद ही कर लूँगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। टुमारो अगेन क्लास।